हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक गांधी युग। ठीक है, इसमें हम सभी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, चाहे जो भी कोई आंदोलन हुआ या भारत को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। और बाकी गांधी जी ने किस किस आंदोलन में भाग लिया था, कौन कौन सा चलाया था, वो सब भी जो है साथ साथ डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री का। उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है DSSB और HCS के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर पॉलिटी या ज्योग्राफी को जो है हम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपको PDF लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं गांधी युग। सबसे पहले देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। और यही चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं कि अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, और उन्हें दुनिया में जो है आम जनता किस नाम से जानती थी? महात्मा गांधी के नाम से जानती है। ठीक, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा होता है महान आत्मा, एक सम्मान सूचक शब्द है जिसे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा शब्द जो था महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और भारत में इन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, फिर है इनका दक्षिण अफ्रीका जाना। तो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये पूछा जा सकता है। तो 1893 में जो थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने प्रवासी वकील कह लीजिए, मतलब भारत से गए थे तो ऑब्वियस प्रवासी वकील के रूप में जो थे ये प्रयुक्त हुए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में उनकी वापसी के बाद उन्होंने भारत में किसानों, कृषि मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए भी एकजुट किया। 9 जनवरी को जो थे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो उसमें जो है क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस भी जो है मनाया जाता है। ठीक, तो बस ये 2 चीज़ें याद रखिए। 1893 को ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे, और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष की बात। सत्याग्रह क्या होता है? यही आता है ना कि सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था जो कि जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह 19वीं सदी के अंतिम दशक में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की अधिकारियों की रक्षा हेतु जो था प्रारंभ किया गया था। इसका कारण था केवल काले श्वेत के बीच भेदभाव। तो पहला सत्याग्रह जो था वो दक्षिण अफ्रीका में था, जो कि गोरे और सफ़ेद में जो भेदभाव होता था उसके लिए। फिर इंडिया में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस सत्याग्रह में जो था उन्होंने भाग लिया था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। 1917 में जो था चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ओके, अब ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी को जो था चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, क्या था ये? देखिए, अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध जो था करा लिया था, जिसमें नील की खेती करना क्या कर दिया गया था? अनिवार्य। मतलब एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें नील की खेती को जो था किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि उन्हें नील की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, नील के बाजार में गिरावट आने से कारखाने जो थे बंद होने लगे। अंग्रेजों ने किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर जो थे लगान बढ़ा दिया। इसी के फलस्वरूप विद्रोह प्रारंभ हो गया, और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के इस अत्याचार से चंपारण के किसानों का उद्धार कराया। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार वालों के लिए वे देव तुल्य बन गए। यहाँ उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जनकधारी प्रसाद और ब्रज किशोरी प्रसाद, ये भी जो थे आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, उसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह जो था प्रारंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा, गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर जो था आंदोलन शुरू किया था। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। ओके, खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की जो थी शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध जो था एक सत्याग्रह था। यानी कि किसान जो थे आंदोलन कर रहे थे, जो अंग्रेज सरकार थी जो कर वसूलती थी उसके खिलाफ। ठीक है, यह आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी आता है, खेड़ा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए। ठीक है, कि लेकिन किसकी प्रेरणा से? महात्मा गांधी की प्रेरणा से। फिर हुई अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये 1918 में हुई थी, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह के बाद हुई थी। ये जो थी गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी, जो कि 1918 में हुई थी, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह।
ठीक है। अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, मजदूर शहर छोड़कर जा रहे थे, मील का काम प्रभावित हो रहा था। तब मील मालिकों ने प्रोत्साहन हेतु प्लेग बोनस का प्रावधान किया, परंतु जब प्लेग की महामारी समाप्त हो गई तो मिल मालिकों ने प्लेग बोनस भी जो था क्या ले लिया, वापस ले लिया। ठीक है, मजदूर जो थे वो बोनस की मांग कर रहे थे। फिर गांधी जी ने मजदूरों की बात सुनी और उन्हें 50% बोनस की जगह 35% बोनस की मांग करने को कहा गया। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल की। अंततः हड़ताल समाप्त कर मामला ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया और ट्रिब्यूनल ने फैसला मजदूरों के पक्ष में सुना दिया। ठीक, फिर आया रोलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को डर था कि क्रांतिकारी नेताओं से प्रभावित होकर भारतीय क्रांतिकारी भी सरकार के तख्ते को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। 1917 ईस्वी में जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में सरकार ने रोलेट एक्ट जो था बनाया था। कब बनाया था? 1917 में। एक्ट की व्यवस्थाएं बहुत कठोर थी। इसके अंतर्गत क्या था कि सरकार किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना क्या कर सकती है, नजरबंद कर सकती थी। साथ ही उस पर क्या कर सकती थी, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसको सजा भी दे सकती थी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के निवास, उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। मतलब वो बंदा, कोई भी बंदा जो था उस टाइम आज़ाद रह ही नहीं सकता था। वो जो भी कर रहा था उस पर जो थी उस सरकार की नज़र रहती, और जैसे उन्हें लगता कि हाँ कुछ गलत कर रहा है वो उस पर केस चला सकती थी। ठीक है, देखिए फरवरी 1919 में जब रोलेट एक्ट पास हुआ तो पूरे भारत ने एक स्वर से इस विधेयक का विरोध किया। कब हुआ रोलेट एक्ट पास? फरवरी 1919 में। उदारवादियों ने भी इसका विरोध किया। उदारवादी कौन थे? नरम दल वाले थे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने कहा कि यदि रोलेट एक्ट की सिफारिशों को व्यवहारिक रूप दिया गया तो मैं सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। किंतु सरकार ने गांधी जी की उपेक्षा करते हुए 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट को लागू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, रोलेट एक्ट पास कब हुआ? फरवरी 1919 में, और पूरी तरीके से लागू कब हो गया था? 21 मार्च 1919 को। गांधी जी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? तो रोलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा था। साथ ही इस एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 की तिथि जो थी निश्चित की, और निश्चित तिथि को ही देश में क्या हुई? हड़तालें और जनसभा हुई। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। इसी में एक जो हुआ वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़तालें हुई। दिल्ली में यह हड़ताल जो थी 30 मार्च को आयोजित की गई, जिससे पुलिस और हड़तालियों के बीच जो थी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 8 व्यक्ति मारे गए और गांधी जी को दिल्ली पहुंचने से पहले ही क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें मुंबई भेज दिया गया। ठीक है, तो उनकी गिरफ्तारी जो थी हो गई थी। अमृतसर में डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इस खबर ने अमृतसर के लोगों में गहरी उत्तेजना पैदा कर दी। 13 अप्रैल 1919 को राजनीतिक नेताओं ने जो था अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने लगे और सेना के अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की, यानी कि उन्हें एकत्रित जो था होने दिया। शांतिपूर्वक सभा चल रही थी कि जनरल डायर 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर बाग में घुस आए। उसने बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सरकारी आंकड़ों की माने तो मृतकों की कुल संख्या 397 और घायलों की जो थी मात्र 1200 थी, किंतु वास्तविक रूप से इसमें कुल 1000 लोगों की जो थी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि रोलेट एक्ट के विरोध में ही सभा का जो है आयोजन किया जा रहा था, जहां पर जनरल डायर ने कितने 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सिपाहियों से जो था ये करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट से उत्पन्न असंतोष। पंजाब सरकार के अत्याचारों की चारों तरफ घोर निंदा की गई तथा देश के कोने कोने से इसकी जांच की मांग की गई। फलस्वरूप सरकार ने विवश होकर लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी। हंटर समिति ने अपने प्रतिनिवेदन में सरकार के अत्याचारों पर पर्दा डालने की चेष्टा की और रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल डायर ने बिल्कुल उचित से कार्य किया, किंतु उसने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अनुचित थे। फलस्वरूप सरकार ने जनरल डायर को भारत सरकार की नौकरी से अलग कर दिया। इन सब बातों का गांधी जी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनकी विचारधारा ने एक क्रांतिकारी मोड़ ले लिया। ठीक है, फिर हुआ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। देखिए आगे खिलाफत आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध से संपूर्ण विश्व के मुसलमान जो थे आक्रोशित जो थे हो उठे। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? जो विश्व के संपूर्ण विश्व के जो मुसलमान थे वो आक्रोशित हो उठे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो था साथ दिया था।
अतः ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति क्या कराया, कठोर रवैया अपनाया। तुर्की के साथ सेब्रीज की संधि करके तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया और खलीफा को क्या कर दिया, पद से हटा दिया। अंग्रेजों के इस कदम से विश्व भर के मुसलमान, जो सुन्नी मुसलमान थे, उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया। ठीक है, खिलाफत कमेटी बनी। देखिए, उपरोक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप 1919 ईस्वी में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन पूछा जाए, खिलाफत कमेटी पूछा जाए तो 1919 में बनी थी। और खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया, अली बंधु जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने, इन सब के साथ मिलकर। ठीक है, उसके बाद 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई और अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग जो थी की गई। जून 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, इसमें क्या किया गया, देखिए, इसमें स्कूल, कॉलेजों और न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। यानी कि 1920 में जो कमेटी बनाई गई, या जो कमेटी थी 1919 में जो कमेटी बनी थी, उसका जो अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में 1920 में, तो उसमें स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और तथा गांधी जी को जो है आंदोलनों का नेतृत्व सौंप दिया गया। फिर आया असहयोग आंदोलन। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी की एक छवि एक सच्चे राष्ट्रीय नेता की हो गई थी। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष स्तर कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें स्वराज की प्राप्ति होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की जो थी स्वीकृति दी गई। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया और गांधी जी ने कहा, यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कारपेट एवं विपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। ठीक है, फिर है असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु, मतलब क्या क्या जो था डिसाइड किया गया था इसमें। सरकारी दरबार और कार्यक्रम का बहिष्कार करना, विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, किसान, श्रमिक और अन्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आंदोलन को संपूर्ण भारत का समर्थन प्राप्त हुआ और केवल कर्नाटक जो था इस आंदोलन से अप्रभावित रहा। केरल के मालाबार में कुन हाजी हमीद के नेतृत्व में मुस्लिम मोपला किसानों ने ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन किया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने भी जो थी हड़ताल की। फरवरी 2018 में गौरीशंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, दुर्गपाल सिंह, झिंगुरी सिंह, मदन मोहन वालिया ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। किसानों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया। ओके, 2018 नहीं, 1918। ठीक है, 1918 में जो था गौरीशंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, दुर्गपाल सिंह, झिंगुरी सिंह, मदन मोहन मालवीय ने जो थी उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो था गठन किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया, तो 1918 में। यहाँ इसमें क्या किया गया कि किसानों ने जो था सरकार को कर देने से मना कर दिया। 1 अगस्त 1920, ये डेट याद रखिए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विरोध के स्वर जो थे समाप्त हो गए। फिर चोरा चोरी कांड और असहयोग आंदोलन की समाप्ति। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हो चुका था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी, यानी कि गोरखपुर नामक गांव में है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, उसमें पुलिस के द्वारा विरोध में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। इस घटना में थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मियों की जो थी मृत्यु हो गई और गांधी जी घटना के समय गुजरात के बारदौली में थे। गोरखपुर जिला कांग्रेस सचिव द्वारका नाथ द्विवेदी ने गांधी जी को तार के माध्यम से घटना की जानकारी दी। हिंसा की घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन जो था तत्काल वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता भी है कि असहयोग आंदोलन जो था ये किस घटना के कारण जो था समाप्त किया गया था। तो चोरा चोरी की घटना थी और ये समाप्त हो गया था 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे लोग उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की जो थी कारावास सुनाई गई। फिर आती है स्वराज पार्टी। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता जो थे क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल बनाने का निर्णय लिया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया और इस दल की स्थापना 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित लाल
पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। अब ये भी क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की। इस दल का प्रथम अधिवेशन जो था कहाँ पर हुआ ये पूछ सकते हैं, तो इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किया गया। फिर स्वराज पार्टी द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम जो थे निर्धारित किए गए। परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय के ब्यौरों को रद्द करना, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न हो, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्ताव, योजना और विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करना। तो ये उन्होंने कुछ जो भी कार्य थे डिसाइड किए गए थे स्वराज पार्टी ने। ठीक है, आगे है केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना, जिससे कि स्वराज दल की नीति को अधिक प्रभावशाली जो है बनाया जा सके। परिषद के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करना, हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना। ठीक है, फिर है स्वराज दल की नीति में परिवर्तन। स्वराज दल ने देखा कि उसकी असहयोग नीति सफल नहीं हो रही है, तो उन्होंने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनानी शुरू की। ठीक है, अभी तक जो हम डिसाइड किया था उन्होंने असहयोग करने से ही रिलेटेड था। जब उन्होंने देखा कि ये नीतियां सफल नहीं हो रही है तो उन्होंने सहयोग की नीति अपनाई। ठीक है, फलतः उसका राष्ट्रवादी रूप जो था वो धीमा पड़ गया और उसका आकर्षण खत्म हो गया। ठीक, चित्तरंजन दास की मृत्यु। श्री चित्तरंजन दास स्वराज दल के जन्मदाता थे और उनके प्रमुख स्तंभ थे। 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद जो था दल लड़खड़ा गया। फिर हुआ हिंदू मुस्लिम दंगा। हिंदू मुस्लिम दंगे ने दल की एकता को नष्ट कर दिया। 1925 ईस्वी में जिन्ना और मोतीलाल नेहरू के बीच मतभेद हो जाने से भी केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का प्रभाव जो था कम हो गया। ठीक है, कांग्रेस में एक अन्य दल की स्थापना। स्वराज दल के अतिरिक्त कुछ नेताओं ने कांग्रेस के अंदर एक अन्य स्वतंत्र दल की स्थापना की, जिसके नेता पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। इस दल ने हिंदुत्व का नारा लगाया। ठीक है, जिसके झंडे के नीचे उत्तर भारत के हिंदू संगठित होने लगे। फलतः स्वराज दल के अनुयायियों की संख्या जो थी और तेजी से घटने लगी, क्योंकि एक और दल बन गया तो कुछ लोग वहां पर हो गए फिर। ठीक है, अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन 22 से लेकर 27 ईस्वी तक। स्वराज पार्टी के अतिरिक्त 1922 से 27 की अवधि के मध्य और भी राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिसमें सबसे पहले आती है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जो कि 1924 में बनी। इसमें तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा के पद या खिलाफत को समाप्त किए जाने के उपरांत भारतीय खिलाफत समिति ने कार्य करना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान और मोहम्मद अली जिन्ना इसके नेता के रूप में उभरे। किसके? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अब पूछा जाए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना 1924 में इसकी स्थापना हुई। फिर आया हिंदू महासभा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूर्व में ही 1915 ईस्वी में हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। कासिम बाजार के महाराजे की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन जो था आयोजित किया गया और दिसंबर 1924 में पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्ष बनने के उपरांत यह दल बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय उदारवादी लीग। सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, विपिन चंद्र पाल और श्रीनिवास शास्त्री इत्यादि उदारवादी नेताओं द्वारा 1918 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होने के पश्चात राष्ट्रीय उदारवादी लीग का जो था गठन किया गया, जो कालांतर में अखिल भारतीय संघ के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने सरकार के साथ सहयोग की नीति का अनुसरण किया और 1923 ईस्वी के चुनाव के उपरांत इस पार्टी का पूर्णतः सफाया हो गया। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, या इस नाम से भी पूछ सकते हैं राष्ट्रीय उदारवादी लीग। आगे है गांधी दास पैक्ट, नवंबर 1924। 5 फरवरी 1924 में स्वास्थ्य कारणों से जेल से रिहा होने के पश्चात 6 नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत किया। इसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी मुख्य बातों में विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके अभिन्न रंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस पैक्ट की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें कहा गया कि यह सहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने तथा चरखे व करघे का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी जो थी गांधी जी को सौंपी गई। 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी द्वारा की गई थी, तो ये आता है ना कि इकलौता जो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है, तो वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, इसमें जो थी इस पैक्ट की प्रमुख बातों की पुष्टि की गई। ओके, उसके बाद आता है स्वाधीनता संग्राम 1928 से लेकर 1935 ईस्वी तक। इसमें गांधी कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। ठीक है,
देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पहले ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली आयोग की स्थापना कर दी, जिसमें सभी सदस्य किसके थे? ब्रिटेन की संसद के ही सदस्य थे। यानी कि 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी जांच करने के लिए जो था भेजा गया था। ये 10 वर्ष बाद भेजना था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही जो थी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना कर दी गई और सारे सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के ही रखे गए। ठीक है। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, तो इसे जो था कांग्रेसियों ने श्वेत कमीशन कहा। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की जो थी घोषणा हुई। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस आयोग का विरोध हुआ। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ दिसंबर 1927 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी जो था पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार किया। यानी कि जितने भी आयोग बने हुए थे, जो भी पार्टी वगैरह बनी हुई थी, सब ने मिलकर जो थी बहिष्कार की नीति अपनाई। जबकि पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। ठीक है। जन प्रतिक्रिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन क्या पहुंचा? बंबई पहुंचा। इसके बंबई पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काली झंडों से तथा साइमन गो बैक के नारे जो है लगाए गए। और इसी कमीशन का विरोध करते हुए 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की जो थी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से आई थिंक कट हो गया। लाला लाजपत राय की जो थी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। ठीक है। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस के युवा नेतृत्व मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेट्स यानी कि औपनिवेशिक स्वराज को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इसके स्थान पर उन्होंने मांग की कि पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमिनियन स्टेट की मांग को इतनी जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन सकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी जानी चाहिए। बाद में युवा नेताओं के दबाव के कारण मोहलत की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष जो थी कर दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट्स पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह शून्यवादी आंदोलन भी प्रारंभ करेगी। फिर है नेहरू रिपोर्ट। 1928 ईस्वी में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी कि जो सभी गुटों और दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी और मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन जो था पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का जो था गठन किया गया, जिसमें अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS मनी, मंगल सिंह ये जो थे समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला बड़ा कदम था। कब की बात है ये? 1928 की बात है। ठीक है। अगस्त 1928 में जो थी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एकमत से स्वीकार कर लिया गया और रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। अब बात आती है कि डोमिनियन स्टेट्स है क्या। बार बार हम पढ़ रहे हैं एक चीज़। देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब अगर हम देखें तो एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। ठीक है। या ये कह सकते हैं इस डोमिनियन स्टेट के संधि के अनुसार ही जो था भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ओके, तो ये है चीज़। वह डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन जो था करता। जो राष्ट्रवादियों का एक वर्ग था या जो युवा वर्ग था वो डोमिनियन स्टेट्स की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। ठीक है। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को जो था स्वीकार कर लिया गया। ठीक। फिर है मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि प्रारंभिक अवसर पर रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे अनेक विवाद जो थे उभरने लगे।
प्रारंभ में 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया और एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सम्मिलित 4 मांगों को उन्होंने संविधान के प्रस्तावित मसौदे में सम्मिलित किए जाने की जो थी मांग की। दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार जो था कर लिया गया और इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा जो थी दे दी गई। ठीक है, देखिए ये जो मांग रखी गई वो क्या थी, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। संविधान का भावी स्वरूप संघीय और प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रदान की जाए। देश के सभी विधान मंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता दी जाए। सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान जो है आरक्षित किया जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार और शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की शून्यता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सिंध को बंबई से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य जो है उसका समर्थन करें। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाएं। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाए और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाए। तो ये 14 की 14 मांग जो थी रखी गई थी। ओके, तो ये थी जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। बस ये ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, याद रह ही जाएंगी। चलिए आगे देखिए, 1929 ईस्वी का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी, तो वो था लाहौर अधिवेशन 1929 का। ठीक है, ओके, देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था। पंजाब प्रांत की राजधानी थी उस वक्त लाहौर। वहां पर इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया और इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य जो था घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई। यद्यपि 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सिर्फ 3 का समर्थन नेहरू को प्राप्त था, किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में कांग्रेस का सभापतित्व जो था जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। 2 कारण थे। उनके पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया था और गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। सर्वप्रथम 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज्य के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य जो है माना जाए। फिर हुआ गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब ये पूछा जा सकता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में ये हुआ था। समझौते का नाम था दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। ओके, किस किस के बीच में संधि हुई थी? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो थी संधि हुई थी और गांधी इरविन को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। हिंसा के आरोप संबंधी मामलों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमे जो है वापस ले लिए जाएं। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बनाने की इजाजत दी जाए। भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सके। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। सभी संपत्ति जो सरकार ने अपने कब्जे में ली थी वो वापस कर दी जाएगी, लेकिन जो अचल संपत्ति नीलाम हो उसे वापस ना किया जाए। संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने संबंधी आदेश जो हैं ये रद्द कर दिए जाएं। संवैधानिक प्रश्न पर संघ को आधार माना गया और आरक्षण के साथ भारतीय उत्तरदायित्व को जो था स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस को वार्ता हेतु गोलमेज परिषद में आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ये गांधी इरविन पैक्ट के मुख्य पॉइंट्स थे समझौते के। ठीक है, समझौता और भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही? गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं के बहुमत में स्वागत किया, यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे वो बहुत खुश थे इससे। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा, किंतु इस समझौते से कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में असंतोष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे जो था समझौता कर लिया। युवा कांग्रेसी समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे। 23 मार्च 1931 में जो था उनको लटका दिया गया था फांसी पर। ठीक है,
कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को भी स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी जो थे स्वीकार किए गए। इस कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत हुआ। फिर बात आती है गोलमेज सम्मेलन की। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 से लेकर 31 तक जो था ये हुआ था 22 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक। कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया। गोलमेज सम्मेलन क्या था? ये एक ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा जो था दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश, 76 भारतीय राजनीतिक दलों से थे, जैसे भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, 13 ब्रिटिश थे, बाकी 76 जो थे ये भारतीय राजनीतिक दलों से थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। किसका? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनल्ड ने की थी। आगे देखिए, सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि। ठीक है, फिर हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी को भेजा गया था। दक्षिणपंथी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को फकीर की संज्ञा किसने दी थी? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। देखिए आगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर भाग लिया था। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है ये किसने कहा था। 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई पहुंचे। स्वदेश लौटने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन से मिलना चाहा लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने क्या कर दिया? दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी ने द्वितीय शून्यवाग्या आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। ठीक है, फिर हुआ लंदन में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यह 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। ठीक है, फिर पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट आता है कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था ये। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने ब्रिटिश भारत में उच्च जाति, निम्न जाति, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और अछूतों के लिए, जिन्हें अब दलितों के रूप में जाना जाता है, के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, फिर हुआ पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ। यह समझौता B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था और सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। ठीक है, फिर स्वाधीनता संग्राम 1935 से लेकर 1939 तक। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना बंबई में हुई थी 1934 ईस्वी में। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। इस दल का पहला सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 ईस्वी में पटना में हुआ। उद्देश्य क्या था? इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य देखिए क्या था? देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित हो, राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे के किया जाए। जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर की। समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। कहां पर? बिहार में 1931 में। 1933 में पंजाब में भी एक समाजवादी दल का गठन किया गया।
पंजाब में भी किया गया। समाजवाद ही क्यों पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण ने तथा समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन पुस्तक की रचना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अब दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, समाजवाद ही क्यों और समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, याद रखिए किसने लिखे हैं ये। फिर अन्य दलों की स्थापना, कुछ अन्य लघु वामपंथी दलों की भी स्थापना की गई। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से मतभेद होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। 1940 ईस्वी में क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया। यह दल अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से निकालना चाहता था। क्रांतिकारी समाजवादी दल। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 ईस्वी में एन दत्त मजूमदार ने की थी। 1942 ईस्वी में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल का जो था गठन किया और ट्रॉट्स्की के समर्थक क्रांतिकारी अजीत रॉय और इंदर सेन ने 1941 ईस्वी में बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल की जो थी स्थापना की। भारत में साम्यवादी दल को दिशा देने वाले एम.एन. रॉय ने 1940 में अतिवादी लोकतंत्र, यानी कि जो भी अलग अलग छोटे छोटे दल बने उन सभी के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर पूछा जा सकता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, फिर हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव जो कि 1937 में हुआ था। देखिए 1937 ईस्वी के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं हेतु चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई और इसी के साथ ही सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर द्वितीय चरण की राजनीति पर बहस जो थी प्रारंभ हो गई। यहाँ पर इसी में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र क्या था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कृषि के ढांचे में व्यापक परिवर्तन, भू राजस्व और लगान में उचित कमी, किसानों को कर्ज से राहत, इन सभी के मतलब ये वादे जो थे उन्होंने कर दिए। ठीक है, कि हम जो है ये चीजें जो है करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने जो है किसी भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया था। गांधी जी की स्थिति, इन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सत्ता में भागीदारी का विरोध किया, किंतु 1936 में प्रारंभ होने तक वे कांग्रेस को सरकार बनने का अवसर देने के पक्ष में राजी हो गए। 1936 ईस्वी के प्रारंभ में लखनऊ अधिवेशन और 1937 के अंत में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने, प्रशासन में भागीदारी के विरोध को स्थगित करने और सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर चुनाव के पश्चात विचार करने का जो था निर्णय लिया। कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 स्थानों पर चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में उसने बहुमत प्राप्त किया और बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। ठीक है, फिर है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष जो था बनाया गया था। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, जिसके सदस्यों में बिड़ला, लाला श्रीराम और विश्वेश्वरैया जो थे शामिल थे। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद, पहला जो था 38 में जो अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, उसके भी अध्यक्ष भी जो थे सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। फिर 1939 में त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ उसमें भी जो था उन्हें जो था उम्मीदवार बना दिया गया। वे गांधी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर दूसरी बार जो थे अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष को हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अगस्त 1940। 3 सितंबर 1939 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। वायसराय ने इस घोषणा को करने से पहले किसी भी दल से जो था परामर्श नहीं किया, सिर्फ अपने आप से ये डिसाइड कर लिया कि भारत भी जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। इससे कांग्रेस जो थी असंतुष्ट हो गई। महात्मा गांधी ने भी जो था ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्य क्या थे? ये प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी के कारण नहीं है। जन भावना को अभिव्यक्त करना अर्थात यह बताना कि जनता युद्ध में रुचि नहीं रखती है और वह नाजीवाद तथा दोहरी निरंकुशता जिसके द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा है के बीच कोई भेद नहीं मानती है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला चरण, इसकी शुरुआत हुई पवनार आश्रम महाराष्ट्र में 17 अक्टूबर 1944 को।
प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जो था ये 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी जो है कहा गया। ठीक है, फिर आया अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला में एक वक्तव्य जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया। यह भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक व्यक्तित्व था जिसने संविधान निर्माण प्रक्रिया की नींव रखी और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे? सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्य परिषद का तत्काल विस्तार और युद्ध के पश्चात भारत के संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना। द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति और क्रिप्स मिशन। भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को एक मिशन को भारत भेजा। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। ठीक है, क्योंकि भारतीयों ने दूसरे युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। ठीक, सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। क्रिप्स मिशन जो आया उसके प्रावधान क्या थे? डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना जो है की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को जो थी शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। तो कुछ शर्त जो थी रखी गई। ठीक है, यानी कि देखिए शर्त क्या थी कि संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं करेगा वो भारतीय संघ से अलग होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का भी अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी जो है इस तरीके का अधिकार होगा। नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को भी आपसी समझौते द्वारा क्या कर सकेंगे, हल करेंगे। क्रिप्स मिशन जो आया ये असफल रहा। रीजन देखिए ऊपर पढ़ ही चुके कि वो चाहता क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान जो थे किए गए थे। क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे और साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति नहीं प्राप्त कर सके। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया। कांग्रेस ने जो था निम्न आधार पर प्रस्तावों का विरोध किया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था थी तो इसलिए उसको नहीं माना। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था थी। ठीक है, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने और पृथक संविधान बनाने के लिए कहा गया तो ये भी एकता के विरुद्ध था। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हर एक प्रांत जो था अलग हो जाता और एक अपना अलग अलग जो था क्या बना सकता था, संविधान बना लेता। ठीक है, तो उससे पूरा भारत ही जो था वो बट जाता। ठीक है, तो इनको मतलब इन चीज़ों को इस प्रस्ताव को जो था अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी जो था क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। एकल भारतीय संघ की व्यवस्था को होना उसे स्वीकार्य नहीं था। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया वह उसे स्वीकार्य नहीं था। ठीक है, मतलब उसने भी अस्वीकार जरूर कर दिया लेकिन उनके रीज़न अलग थे और जो कांग्रेस जो नेता थे उनके रीज़न अलग थे। ठीक है, चलिए गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ये क्वेश्चन भी आता है। किसने कहा था ये? गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। बिल्कुल सही था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, फिर भारत स्वतंत्रता की ओर फिर सबसे पहला इसमें जो आता है वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। देखिए कब प्रस्ताव पारित हुआ? 14 जुलाई 1942 को। और इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस जो था मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के गवालिया टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था शुरू हो गया था। मतलब 8 अगस्त को क्या मिल गई थी? उसको मंजूरी मिल गई थी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ जो था आरंभ हुआ था।
देखिए पास कब हो गया था, मंजूरी कब मिल गई थी, 8 अगस्त 1942 को, और शुरुआत कब से हो गई थी, 9 अगस्त 1942 को आरंभ हो गया था ये। आरंभ के दौरान गतिविधियां, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने कहा कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर ले और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करिए। मंत्र है करो या मरो। ठीक है, अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे या फिर जान दे देंगे। तो अब ये तो देखिए सबको पता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि करो या मरो का नारा कहाँ पर दिया गया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान में ये गांधी जी ने मंत्र दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 8-9 अगस्त की रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता जो थे गिरफ्तार करके कहाँ पर डाल दिए गए, जेल में। ठीक है, और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया और अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का जो है आयोजन किया गया और प्रमुख नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से नेतृत्व उभरा। अरुणा आशफ अली यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सब तो जो भी ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उसे जेलों में बंद कर दिया था। फिर जो आम लोग थे वहां से नेतृत्व जो था उभर कर आया। अरुणा आशफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इन नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ बंबई से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। कांग्रेस रेडियो। ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां जो थी की गई। देश के कई भाग जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़, उड़ीसा में तलचर और बालासोर में लोगों द्वारा अस्थायी सरकार की जो थी स्थापना की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो थी बनी थी, ये पूछा जा सकता है। फिर है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अचानक गायब हो गए और वे पेशावर काबुल होते हुए रूस पहुंचे। जर्मनी में सुभाष ने हिटलर से मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता हेतु सहयोग मांगा। ठीक है, हिटलर से जो थे उसने भारतीय स्वतंत्रता हेतु सहयोग मांगा और जर्मनी में ही भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को प्रसिद्ध नेताजी की उपाधि प्रदान कर दी। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की जो थी स्थापना की गई। इसी संस्था द्वारा सुभाष ने पहली बार जय हिंद का नारा जो था दिया था। टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय सेना के अफसरों द्वारा भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन पर विचार किया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, किसमें? टोक्यो सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। किसने की स्थापना? रास बिहारी बोस ने। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। ठीक है, किसके? मोहन सिंह के दिमाग में आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के जो पहले सेनापति थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष जो थे आईएनए के सर्वोच्च सेनापति जो थे घोषित किए गए। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसके मंत्रियों में एच.सी. चटर्जी, एम.ए. अय्यर तथा लक्ष्मी स्वामीनाथन आदि शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून बनाया। जर्मनी तथा जापान ने अस्थायी सरकार का समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित किया। आजाद हिंद फौज के 3 और ब्रिगेड का नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड जो था रखा गया। ठीक है, मलेशिया में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हम अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ये दोनों याद रखिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी, और दिल्ली चलो, ये का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आजाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप जो थे सौंप दिए। ठीक है, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा देखिए। फिर 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया और कांग्रेस ने इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों के विरुद्ध में मूलाभाई देसाई प्रमुख थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की।
आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया और संक्षिप्त मुकदमे के बाद इन्हें फांसी की सजा जो थी सुनाई गई। यह आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफी उत्साहित हुई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया। ज्ञातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भी भागीदारी नहीं की थी। ठीक है, स्वतंत्रता और विभाजन। सबसे पहले है राजगोपालचारी फॉर्मूला, जो कि 1944 में आया। द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिशों से भारत की स्वतंत्रता को लेकर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग विचारों के कारण पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से राजगोपालचारी फार्मूला लाया गया। सी राजगोपालचारी, जो कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया। यह फॉर्मूला, जिसे महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था, वास्तव में लीग की पाकिस्तान मांग की मौन स्वीकृति थी। यानी कि गोपालचारी फॉर्मूला में जो पाकिस्तान बनाने की मांग थी उसको स्वीकार ही किया गया था। ठीक है, देखिए आगे फॉर्मूला क्या था। मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करे। युद्ध की समाप्ति के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो उन जिलों की पहचान करेगा जहां मुस्लिमों का स्पष्ट बहुमत है, और इन क्षेत्रों में यह जानने के लिए कि वे पृथक संप्रभु राज्य का गठन चाहते हैं या नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। तो मतलब डायरेक्ट ना बोल के ये बोल दिया गया कि हाँ आपकी मांग जो है मान ली गई है। ठीक है, फिर आया वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में। देखिए अक्टूबर 1943 को लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल जो थे ये भारत के वाइसराय बन के रहे। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण तनावपूर्ण थी। वेवेल ने स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार जो किए गए थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, उनको रिहा कर दिया। 4 जून 1945 को वेवेल ने वेवेल योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। कांग्रेस में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा 30 सदस्य कौन हो, भारतीय हों। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान की आम सहमति नहीं हो जाती थी। ठीक है, फिर शिमला सम्मेलन हुआ। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये पूछा जाता है। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने जो था भाग लिया था। शिमला सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। ओके, सम्मेलन में क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन्होंने कि जितने भी सदस्य हैं वो सारे मुस्लिम लीग से लिए जाए, वही कि मुसलमानों को ही जो है लिया जाए। ठीक है, जिन्ना की इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। वेवेल ने 14 सदस्यों वाली परिषद में 6 सदस्य जो थे मुसलमानों में से चुने गए। फिर भी लीग ने इस योजना का विरोध किया। अंततः वेवेल ने इस योजना को निरस्त कर दिया। अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी। सम्मेलन में वेवेल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसी वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्तावों के विरुद्ध प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, फिर आई माउंटबेटन योजना। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर, ये याद रखिए, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर और 34वें थे ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया। लगभग 2 महीने की बातचीत के बाद बेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली को 20 फरवरी 1947 के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। विवशता की स्थिति में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार किया, लेकिन गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में गिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। 3 जून भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था जिसमें अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी और मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में। ठीक है, माउंटबेटन 3 जून योजना का प्रारूप इस प्रकार था। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र यदि चाहे तो अलग ही राज्य बना सकते हैं। इसके लिए एक नई संविधान निर्मात्री सभा बैठेगी।
बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं के भी दो दो पृथक भाग होंगे, जिसमें एक मुस्लिम बहुल जिला और दूसरे में बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं या नहीं। असम के मुस्लिम बहुल इलाके सिलहट जिले में इस तरह का जनमत संग्रह होना था। सिंध और बलूचिस्तान के मामले में संबंध प्रांतीय विधानसभा मंडल को सीधे निर्णय लेना था। पंजाब, बंगाल व असम के विभाजन हेतु एक सीमा का आयोग का गठन किया गया और रजवाड़ों को इस बात का निर्णय लेना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब वही था, जो प्रांत थे सबको ये दिया गया कि कौन जो है कहाँ पर रहना चाहता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन की योजना की पुष्टि हेतु प्रस्ताव करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। देश की स्वतंत्रता और मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना आजाद ने कहा कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें श्रीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके आंदोलन के भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी। 22 जनवरी को कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया गया और 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री CR एटली की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन के गठन और भारत छोड़ने की योजना की घोषणा कर दी। 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का उच्च शक्ति संपन्न मिशन, जिसमें भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख AV अलेक्जेंडर शामिल थे, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। और क्रिप्स मिशन जो था 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। मिशन के प्रस्ताव क्या थे? मिशन ने ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय रजवाड़ों से संविधान के निर्माण के संबंध में विचार विमर्श पर एक समझौते को तैयार करने का प्रस्ताव रखा, संवैधानिक निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में से एक कार्यकारी परिषद के गठन का जो था प्रस्ताव रख दिया। मिशन का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और सांप्रदायिक विवादों को रोकना। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि केंद्र में एक सशक्त सरकार हो जिसकी शक्तियां प्रांतीय सरकारों की तुलना में अधिक हो। जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारत को अविभाजित रखना चाहती थी, लेकिन तभी जब मुस्लिमों को कुछ राजनीतिक सुरक्षा प्रदान किए जाएं, जैसे कि विधायकों में समानता की गारंटी। यानी कि क्या कहा गया कि वो बंटवारा नहीं चाहेंगे अगर मुस्लिमों को जो है समान रखा जाए तो। ठीक है, मतलब समानता की गारंटी दी जाए तो। 1945 में हुए शिमला सम्मेलन के बाद 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की गई। मिशन की अनुशंसाएं क्या थी? भारत की एकता को बनाए रखना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। संघ को शक्ति प्राप्त करवाना प्रांतों की अपेक्षा। इसने प्रस्तावित संविधान सभा में 292 सदस्यों को ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्यों को रियायतों से शामिल करने का जो है प्रस्ताव रखा था। विभाजन को समझते। भारत का बंटवारा। भारत का बंटवारा 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्रों के साथ हुआ। यह बंटवारा जो था लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार हुआ था। भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक नए राष्ट्र पाकिस्तान को बनाया गया। यह पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पंजाब और पूर्वी पाकिस्तान जो कि बंगाल का विभाजित करके बनाया गया था। ठीक है, दोनों ही क्षेत्र जो थे मुस्लिम बहुल इलाके थे। देखिए, पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन एक जो था इंडिया के दूसरी साइड था और एक इंडिया की दूसरी साइड था। तो एक को पश्चिमी पाकिस्तान जो पश्चिम की साइड था और एक को जो पूर्व की साइड है उसको पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, बंगाल को। ठीक है, आगे देखिए, बंटवारे की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश लोगों की हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति रही है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हिंदू और मुस्लिम के रूप में लोगों को आपस में लड़ाया, फिर एक दूसरे के हिमायती बनकर दोनों को एक दूसरे के प्रति जो थे भड़काती रही। यह योजना धीरे धीरे काम करने लगी और मुसलमानों को यह लगने लगा कि हिंदू बहुसंख्यक देश में वे सुरक्षित नहीं है। इसका भाव तब और प्रखर हो गया जब मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की। मुसलमानों ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह मुस्लिम विरोधी है और उसके हिंदू सदस्यों को हिंदू महासभा में भाग लेने का अधिकार है, जबकि मुस्लिम सदस्यों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। वहीं हिंदुओं में यह भावना करने लगी कि भारतीय सरकार और नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देने लगी और हिंदुओं के साथ पक्षपात करने लगी है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से इस भावना को और बल मिला। हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई जो थी वो गहरी होती चलेगी और दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की भावना जो थी जन्म लेने लगी। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रख दी। कब रखी? 1940 में। पाकिस्तान की मांग जो थी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी और जब यह मांग न मानी गई तो मुस्लिम लीग ने बंगाल में सीधी कार्यवाही के जरिए पाकिस्तान राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की और उसी दिन जो थे दंगे शुरू हो गए और जो कई दिनों तक चलते रहे। मार्च 1947 तक यह सांप्रदायिक हिंसा पूरे भारत में फैल गई और मजबूरन कांग्रेस देश के बंटवारे के लिए तैयार हो गई।
ओके, विभाजन के कारण क्या थे? कुछ विद्वान मानते कि बंटवारे की पृष्ठभूमि ये 20वीं सदी की शुरुआत 1909 में हुई, जब अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। तभी से जो था बंटवारे की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो गई थी। 1919 में जब पृथक चुनाव क्षेत्र का विस्तार किया गया तो सांप्रदायिकता की भावना को बल मिला। अलग चुनाव क्षेत्र से होने से मुसलमान अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे और इससे राजनेताओं में जो था लालच बढ़ गया। वे सांप्रदायिक भाषण देने लगे, अपनी समुदाय को नाजायज फायदा पहुंचाने लगे ताकि वे चुनाव जीत सके। चुनाव में दिए गए भाषण धीरे धीरे धार्मिक असमिताओं से जुड़ गए। इसके अलावा और दूसरे कारण जैसे मस्जिद के सामने संगीत बजाना और गो रक्षा आंदोलन, आर्य समाज का शुद्धि की कोशिश जैसे मुद्दों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। मध्य वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता धीरे धीरे अपने अपने समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ लामबंद करने लगे। इससे विभिन्न भागों में दंगे फैलने लगे। सभी समुदायों के बीच गहरे फर्क होते गए और दंगा फसाद के साथ साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। ब्रिटिश सरकार की नीति और समाज में सांप्रदायिकता के बढ़ने से विभाजन की खाई चौड़ी होती गई और दंगों के कारण हुई अशांति को शांत करने के लिए देश का विभाजन मान्य करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने देश का विभाजन जो था हो गया। ठीक है, रीज़न कौन था? वही जो राजनीति में जो नेता हैं उन्हीं के कारण। ठीक है, और लोगों ने धीरे धीरे उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक था आधुनिक भारत। इसके जो MCQ हैं गांधी युग के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।